नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी थर्ड यूनिट चल रही थी उसका जो है अंतिम टॉपिक अपन ने कल डिस्कस किया और उन सब के पश्चात जो है अपने वीबीटी पे काफ़ी लंबी डिस्कस की। और वीबीटी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो संकुलों के बनने, उनके चुंबकीय गुणों, उनकी ज्यामिति आदि की जो है व्याख्या करने में काफ़ी सफल रहा है। किंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से अब इस नियम का केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। वर्तमान समय में जो है तत्वों के संकुलों के व्यवहार की व्याख्या में इस सिद्धांत का अधिक उपयोग नहीं करते हैं। इस सिद्धांत की जो कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं जो इस प्रकार से हैं और आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है कि वीबीटी या संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों की जो है विवेचना कीजिए या कमियों को लिखिए। तो इस सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण कमियां हैं, जो कुछ लिमिटेशंस है, वो इस प्रकार से हैं। पहला, यह सिद्धांत केवल धातु आयन की व्याख्या करता है, लिगेंड की नहीं। ध्यान रहे, जो वीबीटी है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो सिर्फ और सिर्फ मेटल आयन की ही व्याख्या करता है जो आपके संकुल यौगिक में उपस्थित है, उसमें लिगेंड की ये व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत संकुलों के रंग की व्याख्या नहीं करता, केवल यह बताता है कि संकुल रंगीन है या रंगहीन। यह हमने कहा है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो संकुल आपका कलर्ड होगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा। इसने ये तो कहा है कि भाई रंगीन होगा, रंगहीन होगा, ये बताया, लेकिन कौन से रंग का होगा और क्यों होगा, इस बारे में हमें ये वीबीटी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है। तीसरी महत्वपूर्ण कमी है, यह सिद्धांत संकुलों में स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। अगला पॉइंट, यह सिद्धांत ऊष्मागतिकी गुणों की व्याख्या नहीं करता, अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर किसी संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना नहीं कर सकते। वीबीटी के आधार पर किसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो कितनी मात्रा में हुआ है, उसकी क्वांटिटी क्या रही है, उसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। वीबीटी इस बारे में हमें कोई भी जानकारी या पुख्ता जो है इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। अगला पॉइंट है, कई संकुलों की ज्यामिति विकृत होती है। इस विकृति का कारण समझाने में वीबीटी असफल रहा। जैसे हम कहते हैं विकृत अष्टफल की, विकृत चतुष्फल की, जैसे अपने वाटर की अपन बात करें तो वी शेप होता है, लेकिन अगर इसकी ज्यामिति की बात करें तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर रहता है, तो इसकी जो शेप होती है वो विकृत टेट्राहेड्रल में हम काउंट करते हैं या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल इसे बोलते हैं। इसी प्रकार से जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें भी कहीं अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल आयन के पास या किसी लिगेंड के पास एक्स्ट्रा, तो उसके रिपेल प्रभाव के कारण वहाँ पर जो है डिस्टोर्टेशन आ जाता है, हिंडेंस, स्टेरिक हिंडेंस जिसे हम कहते हैं, उसके कारण जो उसकी ज्यामिति होती है वो विकृत हो जाती है। ठीक है, इस कारण से जो इनमें संकुलों की ज्यामिति में जो विकृति आती है उसे भी वीबीटी समझाने में असफल रहा है। इस सिद्धांत, अगला पॉइंट है, इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल कम बनाएंगे और बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। भाई देखो, वीबीटी हमें ये कहता है कि संकुल जो है या तो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स दो टाइप के बनते हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और वहाँ पर बनने का कारण है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। अगर लिगेंड आपका दुर्बल फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पर आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, अर्थात तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। तो लिगेंड की प्रकृति के बारे में तो वीबीटी कोई चर्चा करता ही नहीं है। तो इस कारण से ये भी नहीं समझा पाया कि कब तो आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और कब हाई स्पिन या बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे। तो वीबीटी इन कई सारी चीज़ों को समझाने में असफल रहा है, ये इसकी कमियां रही है प्रमुख रूप से। उपरोक्त सभी कमियां जो आपकी है, उन कमियों को मद्देनजर रखते हुए या ध्यान में रखते हुए आपकी CFT, MOT और LFT
आगे अगली क्या है आपकी LFT। इनका नाम है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी का प्रादुर्भाव हुआ। तो जो CFT है, MOT है, LFT है, इनके आने के जो महत्वपूर्ण जो बातें रही वो VBT से इसको प्रेरणा मिली। VBT जिन चीज़ों को नहीं समझा पाया उन चीज़ों को समझाने के लिए आगे ये मॉडर्न थ्योरीज, मॉडर्न टेक्निक्स अपने पास आए, जिन्हें हम आगे जब आप BSc फाइनल ईयर में या आगे MSc में जब आप जाओगे तो वहाँ पर CFT, MOT, LFT इनके बारे में आप बहुत विस्तार से पढ़ोगे। तो ये हो गई आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट आज कंप्लीट। तो इस यूनिट को हम जो हैं आपके इस बुक की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 5वीं यूनिट जो एसिड बेस वाली है उससे हम जैसे ही यूनिवर्सिटी से कोई गाइडलाइन आएगी बेटा उसके बाद ही उसको आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अपना इस बुक का 90% जो है पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो इस पूरी बुक के नोट्स आप अच्छे से अपनी नोटबुक में प्रत्येक लेक्चर को सुन के, देख के और लिख लें और समय आने पर उन्हें अपनी नोटबुक से पढ़ें और तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में कॉलेज भी खुल जाएंगे और आपके एग्ज़ाम समय पे होने हैं। समय कम है, मटेरियल आपके पास ज़्यादा है पढ़ने को, तो कम समय में अधिक मटेरियल आप पढ़ें। ऐसी व्यवस्था के अनुरूप आप अपने नोट्स तैयार करें और पढ़ने की जो है स्ट्रेटजी सेट करें। अपन इस यूनिट के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको इस बुक में दिया गया है संक्षिप्त रूप से, हम इन्हें भी एक बार जो है समराइज कर लेते हैं। समय है अपने पास थोड़ा सा। देखिए, पूरी यूनिट को समराइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ये अपने जो है भागचंदानी की जो बुक्स हैं इसके हर चैप्टर के या हर यूनिट के अंत में दिया जाता है। देखिए, संकुल यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कोई आयन या पूरा अणु इस प्रकार का हो जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन दाता, जिसे हम लिगेंड कहते हैं, ने उपसहसंयोजक बंध बना रखे हों और वह पूरा संयुक्त रूप से एक आयन या पूरे अणु के रूप में व्यवहार करे। राइट। द्विक लवण हमने पढ़े हैं, 2 अथवा अधिक यौगिकों के संयोग से बने ऐसे लवण जिनमें मूल यौगिक के समस्त आयनों का अस्तित्व बना रहे, द्विक लवण कहलाते हैं। वर्नर थ्योरी हमने डिस्कस की। संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकता होती है। प्राथमिक संयोजकता जो केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट हो सकती है और जो धातु के ऑक्सीकरण अंक को भी इंगित करती है। द्वितीयक संयोजकता जो ऋणायन अथवा उदासीन अणु किसी के भी द्वारा संतुष्ट हो सकती है और इसकी संख्या निश्चित होती है। अर्थात जो द्वितीयक जो संयोजकता होती है वो परिवर्तनशील नहीं होती है। कोई ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं की पूर्ति कर सकता है। ठीक है, कोई ऋणायन जो है वो केंद्रीय धातु आयन की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं का जो है पूर्ति कर सकता है। ये हमने वर्नर थ्योरी में कई सारे उदाहरण लेकर डिस्कस भी किया है। ठीक है। उपसहसंयोजक एंटिटी जो आपका बड़ा कोष्ठक के अंदर जो भी आपकी स्पीशीज है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कुछ लिगेंड उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हो। यह धनायन, ऋणायन अथवा उदासीन अणु हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हमने पढ़ा है। उपसहसंयोजक संख्या केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड के मध्य बने हुए सिग्मा बंधों की संख्या उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। केंद्रीय परमाणु क्या होता है? उपसहसंयोजक एंटिटी के केंद्र में उपस्थित धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है। लिगेंड क्या है? अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु अथवा ऋणायन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकते हो, लिगेंड कहलाता है। किलेटीकरण क्या है? एक ही लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से अधिक बंध बनाने के कारण चक्रीय संरचनाओं का निर्माण होता है, जिससे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? किलेटीकरण बोलते हैं। और उस संरचनाओं क्या बोलते हैं? कीलेट। क्या बोलते हैं? कीलेट। अगला है आपका EAN या प्रभावी परमाणु क्रमांक। समस्त
सह एवं उप सह संयोजक बंध बनाने के उपरांत किसी परमाणु की परिधि में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस परमाणु की प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या कहलाती है, जो हमने काफ़ी सारे उदाहरण लेकर डिस्कस किए। किसी बहुसंयोजी लिगेंड या बहुतंतुक लिगेंड एवं धातु परमाणु आयन के मध्य सह एवं उपसह संयोजक बंधों के बनने से निर्मित चक्रीय संरचना को हमने क्या कहा, किलेट। अभी मैंने आपसे कहा कि ऐसी संरचना किलेट कहलाती है और बनने की जो फॉर्मेशन प्रक्रिया होती है वो किलेटीकरण कहलाती है। फिर अब बात आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठता है, उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण हमने पढ़ा है। नामकरण के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पॉइंट एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। नाम हमेशा दो शब्दों में होता है, पहला धनायन का, दूसरा ऋणायन का, और दोनों के मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। यदि उपसह संयोजक एंटिटी धनायन या ऋणायन न होकर पूरा उदासीन अणु है तो उसका नाम एक शब्द में होगा। तीसरा मुख्य बिंदु, उपसह संयोजक एंटिटी के नाम में पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में समस्त लिगेंडों का नाम फिर धातु का नाम आएगा। चौथा पॉइंट है, किसी लिगेंड की एक से अधिक संख्या होने पर डाई, ट्राई आदि लिखा जाता है, और जिसके नाम में ही डाई, ट्राई आदि हो उसके नाम के पहले हम बिस, ट्रिस, किस, टेट्रा, किस न लिखते हैं, लिखा जाता है। ज्यामितीय समावयवियों के पहले सिस या ट्रांस लिखते हैं, जबकि प्रकाशिक समावयवों के पहले डी या एल लिखते हैं। अगला है, ऋणायनी लिगेंडों के अंत में ओल लिखते हैं, लिगेंडों के अंत में ओल लगाते हैं, जैसे नाइट्रेटो। जबकि धनायन या उदासीन या हाइड्रोकार्बन लिगेंड के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कल भी एक बच्चे ने मेरे से इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा था, तो इन नियमों को पढ़कर आप उनके नामकरण करें। हो सकता है कहीं लिखने में हमसे भी गलती हो सकती है, नोट्स में कोई नाम लिखा है उसमें गलती हो सकती है, बाकी नियमों के आधार पर उसके नाम को आप सही कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, कार्बनिक लिगेंड जो उदासीन अणु से एक प्रोटॉन खोने पर बनते हैं उनके नाम के अंत में भी ओ लिखते हैं। संकुल आयन के साथ जुड़े धनायन या ऋणायनों की संख्या को नाम में नहीं दर्शाया जाता। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, संकुल आयन के साथ जुड़े धनायन या ऋणायनों की संख्या को नाम में नहीं दर्शाया जाता। जैसे अपन लिखते हैं K4Fe6 होल 6 होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइट, तो यहाँ पर पोटेशियम के 4 मॉलिक्यूल, लेकिन उसको चार नहीं जैसे केवल पोटेशियम हम लिखते हैं। ठीक है, सेतु बंध दर्शाने के लिए हम म्यू का उपयोग करते हैं। जो आपका ब्रिज कंपाउंड का नामकरण करते हैं वहाँ पर हम जो है म्यू का उपयोग हम करते हैं। उसके पश्चात उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता की हमने बात की। इनमें आइसोमेरिज्म अपन ने पढ़ी, काफ़ी विस्तार से पढ़ी है। जो है उपसह संयोजक यौगिकों की समावयवता हमने पहले संरचनात्मक समावयवता डिस्कस की है। नंबर 1 पे संरचनात्मक समावयवता, दूसरी की हमने त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को भी हमने फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें आपकी लिगेंड समावयवता, उपसह संयोजकता की स्थिति समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, बंधन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, आयनीकरण समावयवता, बहुलकीकरण समावयवता। फिर हमने कहा कि स्टीरियो रसायन या स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसकी जो है 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हमने जनरल इनका वर्गीकरण है, इसे हम फ्लो चार्ट के माध्यम से याद रख सकते हैं, और फ्लो चार्ट बनाकर पूरी जो आइसोमेरिज्म है इनके कंटेंट हम यहाँ लिख सकते हैं, जिस इनके उदाहरण है वो लिख सकते हैं, और एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम पूरी प्रकार की आइसोमेरिज्म को याद रख सकते हैं। अगला है संक्रमण धातु संकुलों की संयोजकता बंध सिद्धांत या बीबीटी की हमने बात की है अभी थोड़ी देर पहले। संक्रमण धातु आयनों के रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं जो विभिन्न लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं, और इस प्रकार संकुल यौगिकों का निर्माण होता है, जो संयोजकता बंध सिद्धांत हमें समझाता है। इसके बाद हमने विद्युत उदासीनता का सिद्धांत भी पढ़ा। किसी संकुल के केंद्रीय परमाणु पर विभिन्न लिगेंडों द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण जो ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम निम्ननिष्ठ आवेश कहा था, वह पूरे संकुल पर इस प्रकार फैल जाता है कि किसी भी परमाणु पर आंशिक आवेश 1 से अधिक नहीं होता। फिर हमने हाइड्रोजन का उदाहरण भी लेकर समझाया था। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगला है पाई बॉन्ड या पश्च बंधन का सिद्धांत या बैक बॉन्डिंग थ्योरी।
केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर एकत्रित ऋणावेश पश्च बंधन द्वारा विस्थानीकृत हो जाता है, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक किसके केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक एवं लिगेंड के रिक्त विपरीत बंधी पी कक्षकों के मध्य पाई बंध का निर्माण होता है या पाई बंध बन जाता है, जिसे हम डी पाई पी पाई बंध भी कहते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, पाई बंध भी कहते हैं। ठीक है, कई सारे इसके नाम हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिन संकुल यौगिकों में या जिन संकुलों में डी कक्षकों में युग्मन होता है, जिनमें यदि युग्मन होता है डी कक्षकों में, तो वहाँ पर वे संकरण में n-1 डी कक्षकों का उपयोग करते हैं। अतः उन्हें निम्न चक्रण या आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। यदि ऐसे कक्षक जिनमें डी कक्षकों में युग्मन नहीं होता है, ऐसे संकुल जिनमें डी कक्षकों का युग्मन नहीं होता है, वे संकरण में एन डी का उपयोग करते हैं या एन डी कक्षक का उपयोग करते हैं। अतः उन्हें उच्च चक्रण या बाह्य कक्षक संकुल कहा जाता है। तो हमने ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था अपने एग्जाम्पल लेकर भी कि जहाँ पर आपके युग्मन होगा वहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और n-1 डी जो है आपके संकरण आएगा। जो भी डी ऑर्बिटल में डी कक्षक जो भाग लेंगे वो n-1 डी होंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में एन डी कक्षक भाग लेंगे। तो बेटा ये हुई आपके थर्ड यूनिट के बाद। थर्ड यूनिट को मैंने इसलिए इतना फोकस किया आप लोगों के लिए कि यहाँ से मेजर क्वेश्चन 101% मेजर क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, वो इस यूनिट से बाहर नहीं जाता और सीधी यूनिट है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस यूनिट से आपको कोई भी क्वेश्चन मिले एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से अटेंड करोगे और सही आंसर करोगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।